नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ राजस्थान। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जारी है। चलिए आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। भूमि मंडी विकास परियोजना बनाई जाकर वित्तीय उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी। राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू है, जिसके अंतर्गत किसान उद्यमी मात्र परियोजनाओं के तहत फसल के विपणन, भंडारण, शोधन की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मंडी के बारे में जवाब जो दिया है कि आबू रोड और रेवदर में मंत्री जी नंबर 2 रेवदर में जो पहले से जो आवंटन जमीन थी 6 बीघा और 4 बिस्वा, उसमें से 1 बीघा और 4 बिस्वा जो शेष रही है, उसके उपरांत अभी जो सरकार ने 50 बीघा जो अलॉट की है, उस 50 बीघा जमीन अलॉट की है, जब बाकी उसमें पैसों का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि ये बजट के लिए आप क्या प्रावधान रखा है आप लोगों ने? अध्यक्ष महोदय, रेवदर पहले गोंड मंडी थी। अभी हाल ही में हमने बजट 2022-23 में इसको मंडी घोषित किया। पहले तो सदस्य महोदय को इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहिए। और अभी हाल ही में हम बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। 13/9/2022 को इसके लिए भूमि अलॉटमेंट होगी और अति शीघ्र आने वाले टाइम पे हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। जो आपके जो भी सारे डेवलपमेंट है इस मंडी के अंदर हम करेंगे। अगला प्रश्न श्री संदीप कुमार। सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये नीतिगत निर्णय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिन किसानों की रोजगार का एकमात्र साधन उनकी ज़मीनें हमने अवाप्त कर ली, 10-10 वर्षों तक उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार देने में से क्या कानूनी अड़चन है? उन लोगों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है और वो बेचारे। सदस्य पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं होता, पुष्पजी क्वेश्चन तो पूछें। मैं अध्यक्ष महोदय ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों की जमीनें अवाप्त कर ली, रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनको रोजगार हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसका कारण क्या है कि क्यों नहीं हम उन लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर यदि कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य भिजवाएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय लूणकर सर को दिनांक 3/3/2015 को 15.16 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण दिनांक 8/12/2016 को राशि 2,85,00,000 की लागत से कराया गया। खंड जी हाँ, महाविद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथासमय करवाया जा सकेगा। खंड 3 जी हाँ, राजकीय महाविद्यालय लूणकर सर के आगमन द्वार का निर्माण कार्य स्वीकृत विधायक निधि से पूर्ण हो चुका है तथा निकास द्वार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये कि क्या लूणकर सर कॉलेज में जो लैब व क्लासरूम की कमी है उसमें सरकार बनाने का विचार रखती है? और दूसरा कि क्या विधायक कोष से हम जो कोविड का बचा राशि है वो महाविद्यालय में उपयोग करने का सरकार विचार रखती है, जिससे ये कमरों की पूर्ति महाविद्यालय विद्यालयों में हो सके? जो MLA लेड का पैसा वो नीतिगत मेडिकल का है, उसके लिए आप राज्य सरकार से करें। और जो है कि जो आपकी लैब और उसकी बात है तो उसके लिए आप प्रस्ताव भिजवा दें, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी समय के साथ हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री रामस्वरूप लांबा। संख्या 470। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए दिनांक 14/9/22 तक कुल 29,017 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं, जिनमें से 4,090 आवेदन जांच उपरांत स्वीकृत हेतु लंबित हैं। 24,927 जांच किए जाने हेतु लंबित हैं। योजना के नियमानुसार एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देय है। योजना अंतर्गत वर्तमान में 2 लाख की निर्धारित सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय है। खंड 2, प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में विभिन्न पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 17,31,653 है। जिलेवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3, जी नहीं, राज्य सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय RSLDC को मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करने की शर्तें लागू नहीं की, अपितु मात्र राजकीय विभागों में ही प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान अधिकतम 2 वर्ष तक है। इंटर्नशिप हेतु दिनांक 9/9/2022 तक भिजवाए गए कुल 1,50,297 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की जा रही है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। रामसूरी आपको पूछना, राजेंद्र पूछें? इसमें आपने बताया खंड 2 में जो पंजीकृत बेरोजगार है उनकी संख्या 17 लाख से अधिक है, तो इनको भी किसी जो योजना के माध्यम से भत्ता या और कोई सुविधा देने का सरकार विचार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार को भत्ता देने की बात थी और इस योजना में भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उन्हीं बेरोजगारों को देते हैं। उसमें मात्र 29,000 लंबित हैं। बाकी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं 6,04,000 इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ से मंत्री महोदय पूछना चाहूँगा, खंड 2 में आपने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की अधिकतम सीमा 2 लाख है और खंड 3 में आपने कहा कि सरकारी विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप करने का प्रावधान है और इस हेतु 9/9/2022 तक 1,50,297 आशार्थियों का इंटर्नशिप की जाने के लिए सूची प्रेषित की है। तो क्या मुझे बताएंगे कि वास्तविक रूप में जो सूची आपने 1,50,297 की प्रेषित की, क्या यह सही है कि इनमें से मात्र 33,600 लोगों ने ही विभिन्न राजकीय कार्यालयों में ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, तो 1,50,000 लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। यदि जो लोग इंटर्नशिप जिन्होंने शुरू नहीं किया तो उनका ऑटोमेटिक उस समय सीमा के बाद में उनका नाम कट जाएगा को। और मैंने संख्या पूछी है सिर्फ भी आज की तारीख में आपकी युवा संबल योजना है। बैठ के सुनने प्लीज बैठ। अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इन्होंने बताया कि समय सीमा समाप्त होने पर अपने आप लैप्स हो जाएंगे। आज की तारीख में क्या यह सही है कि युवा संबल योजना में 4 घंटे सरकारी रोजगार कार्यालय के अंदर इंटर्नशिप करने वालों की संख्या जो आपने भेजी है 1,50,000, ये नहीं होकर 33,600 के लगभग है, हाँ या नहीं? और अगर हाँ तो ये जो भेजी ये इसमें से कितनों का लैप्स कर गया, कितने वास्तविक रूप से आज भत्ता आपसे ले रहे हैं, इतना बता दो मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूची बिल्कुल सही है। 1,50,297। तो विधानसभा की कार्रवाई आप लाइव देख रहे हैं। प्रश्नकाल में सभी सदस्य अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं। तो विधानसभा में प्रश्नकाल लगातार जारी है। 11 बजे से विधानसभा का दूसरे दिन का सत्र का कार्यवाही आज शुरू है। बता दें कि विधानसभा में प्रश्नकाल जारी है, सभी की विधानसभा की कार्यवाही जारी है और आज दूसरा दिन है। तमाम मुद्दे हैं। 12 बजे लंपी वायरस को लेकर चर्चा होना है।
अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने 2 लाख का कैप लगा रखा है, क्या ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सरकार का बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको केवल और केवल 2 लाख लोगों को ही रोजगार देने का मानस है और इसीलिए कैप लगा रखा है? तो फिर घोषणा ये क्यों थी कि सबको हम 3500 रुपया और 3000 रुपया देंगे, ये क्यों कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि पूर्व में इसके ऊपर 1 लाख की कैप लगा रखी थी। हमने उसको बढ़ाकर 1,60,000 किया, हमने उसको बढ़ाकर 2 लाख किया और 6,04,000 लाभान्वित हो चुके हैं। मात्र 29,000 एप्लीकेंट ही बाकी हैं, वो भी इस योजना अंतर्गत फायदा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेंडेंसी है। जिनको मिल गया वो 6,04,000 हैं, जिनको नहीं मिला वो मात्र 29,000 है। तो सरकार की मानसिकता साफ है, हर बेरोजगार जिसको जरूरत है उसको इस योजना से हम लाभ पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न हरीश मीणा। सर, प्रश्न संख्या 471। प्रश्न का खंड 1, जिनमें 16 थाने नव सर्जित किए गए हैं तथा 9 पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विधानसभा वार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, गृह विभाग के आदेश दिनांक क्रमांक 2022 दिनांक 1/4/22 द्वारा नासिरदा देवली जिला टोंक में नवीन पुलिस थाना खोले जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। नासिरदा थाने की स्वीकृति 1/4/2022 को जारी कर दी गई है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि एक कागज में ही रह जाएगी या आज की तारीख में थाना चालू है वहां? माननीय देवली से आने वाले सदस्य, आप ही की विधानसभा का सवाल है और ये आप ही की इच्छा के अनुसार जो है नासिरदा का थाना खोला गया है। आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है और उस पुलिस चौकी पर 1 ASI, 8 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल पहले से तैनात थे। वहाँ पर ये नासिरदा का थाना चल रहा है क्योंकि भवन की शॉर्टेज की वजह से अभी तक ज़मीन उसके लिए अलॉट नहीं हुई, क्योंकि BDO उसके SDO के पास में जो है दरख्वास्त दे रखी है ज़मीन अलॉट करने के लिए। तो जब भवन बन जाएगा तब तो पूरे फुल फ्लेज में उसमें चलेगा। लेकिन उसके बाद भी जो पहले से जो चले आ रहे थे उसके बाद भी जो है 1 ASI को बढ़ा, 1 SI को भी बढ़ा दिया गया है, 2 हेड कांस्टेबल और बढ़ाए गए हैं, 5 कांस्टेबल और बढ़ाए गए हैं और 1 ड्राइवर भी जो है वहाँ पर लगा दिया गया है। आपकी जानकारी में होना चाहिए, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। महोदय, सर मेरा मंत्री जी को ये कहना है, मंत्री जी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, सिर्फ अनुरोध है कि मंत्री जी जब तक वो चौकी रहेगी, चौकी में मुकदमे दर्ज नहीं होते। वहाँ के आदमियों को मुकदमा दर्ज कराने 40 किलोमीटर दूर देवली जाना पड़ता है। ये थाना इसलिए खुलवाया गया था कि वहाँ के लोगों को वहीं राहत मिले। इसमें सर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। जो चौकी है उसके पास 4 बीघा ज़मीन है, पर्याप्त भवन है, ASI है, हेड कांस्टेबल है, सिपाही है। एक अपग्रेड ही तो करना है, कागज का काम है ये, इसमें कोई नया आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मंशा रखते हैं इसको फलीभूत करने की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भवन वहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर उसी हिसाब से नफरी बढ़ाती जा रही है। अभी कुल मिलाकर के 5 महीने हुए हैं। 5 महीनों में आप ये देखिए 26 गाँव का सर्वे करवा करके तो उसमें शामिल कर लिया गया उस थाने के अंदर। ये काम को मामूली काम था क्या? दूसरी बात ये है क्योंकि कई इसमें विवाद थे। कोई तो कहता था कि नहीं इस थाने में मत रखो, उस थाने में रखो हमें, कोई कहता था इस थाने में रखो, उस थाने में रखो। विवाद में आप पढ़ना नहीं चाहते, आपने फैसला करने नहीं दिया, आपने फैसला करने नहीं दिया। तो सवाल इस बात का है कि जो आपने बताया कि साहब 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर नहीं है, नासिरदा से देवली सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी कंप्लेंट आती है, जो भी FIR दर्ज होती है तो उसकी कॉपी वहाँ पर दे देगा, तो वहाँ का थाना का आदमी जा करके देवली में उसको दर्ज करा देगा। ये व्यवस्था कर दी गई है। अगला प्रश्न चंद्रभान सिंह, प्रश्न संख्या 472। एक
चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर स्थित पुल एवं नगरी गांव स्थित दीप स्तंभ, चतुस्र मीनार, चारों ओर के 50 मीटर नियंत्रित क्षेत्र सहित पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार के संरक्षित स्मारक हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत सरकार के अधीन चित्तौड़गढ़ जिले के बाड़ोली में घाटेश्वर मंदिर, कुंड, श्रीनगर, चावरी, अष्टमाता मंदिर, गणेश मंदिर, शेष शयन मंदिर, शिवकुंड मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, वामन अवतार मंदिर, मैनाल में मैनाल, महानाल मंदिर विद इन ब्रैकेट एवं मठ, नागरी में हाथीबाड़ा एवं प्राचीन खंडहर एवं चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवस्थित है। 2. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृत हेरिटेज सर्किट अंतर्गत चित्तौड़गढ़ किले में लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन पर राशि रुपया 2,27,26,000 व्यय किए जाकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्य पूर्ण कर दिनांक 27 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवस्थित प्राचीन भामाशाह की हवेली स्थित प्राचीन मंदिर बावड़ियाँ वर्तमान में देखरेख के अभाव में जर्जर व जीर्ण शीर्ण होकर अपने मूल रूप को खोती जा रही हैं? यदि हाँ, तो इतने संवर्धन व संरक्षण हेतु 4 वर्ष में सरकार द्वारा कितनी कर उनके आवागमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कार्य योजना बनाना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें। विवरण के लिए तो अलग प्रश्न पूछना पड़ेगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में जैसा मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, केवल गंभीरी नदी पर स्थित पुल व नगरी गांव स्थित दीप स्तंभ हमारे अंतर्गत है। बाकी जो जितने भी वहाँ के जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, महानाल मंदिर, बाड़ोली मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़, हाथीबाड़ा और ये कुंभा पैलेस, महानाल मंदिर, नगरी स्थित प्राचीन अवशेष, विश्व विरासत व आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़, विश्व विरासत व आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़, विश्व विरासत आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी से भामाशाह की हवेली, हाथीकुंड तथा खातन की बावड़ी, महानाल मंदिर, इस तरीके से ये करीब करीब 20 से अधिक जो हैं स्मारक, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल के अंतर्गत है और इसमें वक्तन वक्तन काम कराए गए हैं। जैसे इन्होंने नगरी का बताया, नगरी में वर्ष 2018-19 में 2,48,000 रुपये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर ने खर्च किए, 19-20 में 2,36,000, 20-21 में 2,12,000, वर्ष 21-22 में 2,69,000 और 31-7-22 तक ये खर्च हुए 1,14,000। इस प्रकार 10,79,000 रुपये खर्च हुए। और कोई आप बता। अगला प्रश्न भारत सरकार का प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरे वहीं का एक छोटा सा, आपके वहीं का, लेकिन कुछ भारत सरकार है, राजस्थान सरकार का। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व की संपत्ति जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में उसके संरक्षण की क्या योजना है और बजट की और क्या व्यवस्थापन करेंगे? क्या जीर्ण शीर्ण अगला प्रश्न पड़ी है उनके? श्री अमित चाचान, संयम लोढ़ा। अध्यक्ष जी थोड़ा जवाब क्वेश्चन नंबर 473 सर। बहुत ज्यादा नजर आप पर। चित्तौड़ का किला सर, आप सब देखते लोग। प्रश्न का खंड 1, प्रदेश में 14 स्थानों पर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भवनों के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि तथा निर्माण कार्यों में विलंब के कारणों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, जिला न्यायालय सिरोही के भवन निर्माण का शिलान्यास माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत लोढ़ा के द्वारा दिनांक 11/10/21 को किया गया था। भवन निर्माण का कार्य दिनांक 3/9/22 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।
इस भवन का निर्माण कार्य 31/12/23 तक पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जिला न्यायालय सिरोही के भवन का जो आपने 19 करोड़ का वर्क ऑर्डर किया है, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स भी शामिल है, और वर्क ऑर्डर देने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण से रोक दिया है। इसका क्या समाधान आप करेंगे? और दूसरा, राजस्थान के जिन 14 न्यायिक भवनों का आपने विवरण सदन में प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 3-3 करोड़ रुपए के काम 2015-16 से 17-18 से लंबित है। तो आप कोई न्यायिक भवनों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति कार्रवाई तो लेकर के आओ। ये 14 में से सारे के सारे अधूरे पड़े हैं, कई टेंडर निरस्त हो गए, कोई सरकार की प्राथमिकता पे तो लाओ इसको किसी रूप में। आपने जो सवाल किया है कि एडवोकेट चैम्बर, जिला न्यायालय के भवन के निर्माण हेतु राशि 18,32,53,53,000 रुपये रखी गई थी और एडवोकेट चैम्बर तथा एंसिलरी ब्लॉक की राशि 9,88,33,000 रखी गई। इस प्रकार से कुल जो है, आपने जो बताया कि साहब एडवोकेट चैम्बर के लिए पैसा कितना रखा गया, मैंने बता दिया आपको कि 9,88,00,000 रुपये रखा गया। इन दोनों का जोड़ अगर लगाते हैं अपन तो कुल मिलाकर के राशि आती है 28,20,86,00,000, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति 21/9/21 को जारी की जा चुकी है। उसके तत्पश्चात ही जो है माननीय न्यायाधिपति ने जो है 11/10/21 को जो है इसका शिलान्यास किया गया था। सवाल इस बात का आता है कि साहब देरी क्यों हो रही है, तो प्रोसीजरल कई बार किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा होता है या किसी प्रकार का कोई न कोई बात होती है तो उससे जाकर के होता है। अब आप इसी को देख लें, इसी में 9 महीने लग गए काम चालू होते होते, क्योंकि प्रोसीजर तो पूरा करना पड़ेगा। आपको डीपीआर के लिए निविदा निकालनी पड़ेगी, डीपीआर बन करके आएगी तो उसके बाद में आपको ये टेंडर निकालने के लिए निविदा निकालनी पड़ेगी, निविदा निकालने के बाद में निविदा मंजूर होगी, मंजूर होने के बाद में फिर जो है उसका वर्क ऑर्डर होगा और वर्क ऑर्डर में भी टाइम लगता है, और वर्क ऑर्डर के बाद में फिर जो कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्क ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें मोबिलाइजेशन का भी टाइम लेता है। तो इन सब चीज़ों को वक्त तो लगता है। सवाल ये कि एजेंसी अगर मजबूत, आप अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत वाकिफ है, ये घुमाने में तो इनकी पीएचडी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वर्क ऑर्डर दिया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, पीडब्ल्यूडी की ओर से, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स शामिल है, लेकिन वित्त विभाग ने चिट्ठी जारी करके बाकी का भवन बनाने को कहा, एडवोकेट चैम्बर्स के काम को फिलहाल शुरू नहीं करने का कहा है। आप इसको घुमा रहे हैं। ये समस्या के साथ बाद में रोक दिया गया है या क्या कर दिया गया है, इसको मैं दिखवा लूँगा। अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल। प्रश्न संख्या 474। खंड 1 जी नहीं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अंतर्गत सीमेंट उद्योग एवं बड़े उद्योगों के लिए पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण सिया राजस्थान के द्वारा जारी की जाती है। तदुपरांत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बड़े उद्योगों एवं सीमेंट प्लांटों को केवल जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत सशर्त स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है। खंड 2 जी नहीं, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण सिया राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर जनवरी 2018 से 1 अगस्त 2021 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग के एनवायरमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल 1999 के नियमानुसार
नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी सीमेंट प्लांट नहीं लग सकता और ग्रामीण आबादी से भी 1.5 किलोमीटर दूरी और आगे पर्यावरण विभाग के नियमानुसार एनवायरनमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल के 1999 के अनुसार कोई भी सीमेंट फैक्ट्री हाईवे और रेलवे लाइन से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। ये पर्यावरण विभाग के या तो आपको जानकारी शायद अधिकारियों ने गलत दी है। और मुंडवा की जो मैं अंबुजा सीमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप भी बहुत बार गुजरते हैं, ये मुंडवा कस्बे के अंदर ही बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित है। मैं एक अधूरा और गलत जवाब दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहला पूरक प्रश्न ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नागौर जिले के मुंडवा में स्थित अंबुजा सीमेंट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा, यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों, कारण सहित विवरण सदन की मेज पे। प्रश्न मान्य सदस्य प्रश्न कैसे होता, सदन के मेज पर रखे तो अलग अगला प्रश्न लो। मान्य समझ में आपकी बात है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नियम और ये नियम है। मान्य मंत्री जवाब मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये नगरपालिका मुंडवा से दूर है, आबादी के अंदर से नहीं है ये सीमेंट प्लांट, और ये भी आज नहीं है, इसका 2011 इसी जो जारी हुई है ये हुई है।